इब्तदा है रब्बे रहमान के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सर जंग अज़हर खिराज के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, डार के आने से डॉलर तो सस्ता हो गया, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी भी आ गई, लेकिन आवाम अभी तक मुश्किलात का शिकार हैं। मज़दूर परेशान है तो किसान इस्लामाबाद की सड़कों पर सरापा एहतजाज। क्या ये मुल्क आवाम का है या अशराफिया का? क्या सियासतदान सियासत ऑडियो वीडियो लीक्स खेल रहे हैं? क्या यही जमहूरियत है? क्या मुल्क के साथ ऐसा होता रहेगा? क्या किसान इसी तरह दर बदर फिरते रहेंगे? इनके मसाइल कौन हल करेगा? आइए जानते हैं अपने मेहमानों से। आज हमारे मेहमान पैनल में शामिल हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब राना तहम्मुल अली ख़ान और रोज़नामा जंग के कालम निगार सैयद आरिफ नुनारी, जो मुख्तलिफ़ किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं। दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद। राना साहब, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, आपने कहा कि हुकूमत सियासतदान सियासत खेल रहे हैं, ऑडियो वीडियो लीक्स खेल रहे हैं। ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये मुल्क अवाम के लिए बना था और आज तक यही कहा जा रहा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, वो जिसको मर्ज़ी हुकूमत में लाएंगे, जिसको मर्ज़ी हटा देंगे। लेकिन पाकिस्तान में ये फ़लसफ़ा गलत है। ये ऐसा नहीं कभी हुआ, ना कभी अवाम के वोट की कदर की गई है, ना किसी को अवाम के वोट से उस तरह पावर दी गई है। ये पावर्स के फैसले कहीं और होते हैं। हुक्मरान तबका जो है वो अवाम तक आने के लिए तैयार ही नहीं है। वो एक लेवल बन चुका है। ये जो अवाम है वो, मैं कहता हूँ कि ये अवाम इब्ने अवाम है और जो हुक्मरान हैं वो हुक्मरान इब्ने हुक्मरान है। ये तो उन्हीं के बेटे हैं जो बार बार हुकूमतों में आते हैं, कभी अपोजिशन में होते हैं, कभी हुकूमत में आते हैं। हम जैसे आप जैसे लोगों की इस सिस्टम में बारी आ ही नहीं सकती। ना कोई वज़ीर बन सकता है, ना मुशीर बन सकता है, ना कोई बड़े फैसले कर सकता है। यहाँ लोग हम जैसे आप जैसे अच्छा भला लिख पढ़ के भी बिल्कुल ऐसे ही फारग फिरते रहते हैं, नौकरियों की तलाश में, छोटे छोटे जॉब्स की तलाश में। ये अवाम को बस एक बत्ती के पीछे लगाया गया है, हम लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। सिस्टम बदलने की सोचते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में सिस्टम ना बदलने वाला है, ना बदल सकता है। कई दफ़ा यहाँ इनकलाब की बात की गई है कि यहाँ इनकलाब आएगा, ब्लड शंट होगा, खून खराबा होगा, नीचे से लोग ऊपर आ जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान में इनकलाब के गुब्बारे से बेशुमार मरतबा हवा निकाल दी गई है। यहाँ इनकलाब एक नेशन का होता है, एक कौम का होता है, उनके दुख सुख साझे होते हैं, उनकी नस्ल एक होती है। यहाँ तो हमारी बलोच हैं तो वो पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, KPK वाले पठान हैं तो उनकी अपनी मामलात हैं। हम पंजाबी हैं तो हमें वो अफोर्ड ही नहीं करते। बलोच, पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग, वो हमें क्या समझते हैं? इन लोगों को लसानियात की बुनियाद पे ही इतना तकसीम कर दिया गया है, उनके तकसीम कर दिया गया है। ये एक कौम बन ही नहीं सकी। इससे पहले कि कोई बात की जाए तब्दीली की, इस कौम को कौम बनाने की ज़रूरत है। हमारे दुख सुख एक हों, हमारे मामलात एक हों, हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्रॉब्लम्स को समझें। अभी देखें, सैलाब आया हुआ, इतना बड़ा इवेंट है पाकिस्तान में, 70% इलाका डूब गया है पाकिस्तान का। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में सैलाब आया ही नहीं है, या हम बच गए हैं तो सारे ही बच गए हैं। असल सिचुएशन इसके बिल्कुल मुख्तलिफ। पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान का 70% लगा झील बना हुआ है। लोगों के घर भी ख़त्म हो गए हैं, माल मवेशी ख़त्म हो गए हैं, बिजनेस ख़त्म हो गए हैं, उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत है वो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान हुकूमत खेल रहे हैं। उनको एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करने से फुर्सत नहीं है। ये दशनाम तराशियों की सियासत कर रहे हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं। जी आरिफ साहब, आपने राना साहब के तासुरात सुने, आप क्या कहते हैं इस पर? राना साहब की बात जो है ना जी, वो बड़ी इन्होंने अच्छी बातें की है, लेकिन मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि असल में पाकिस्तान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो सियासत कल्चर है ना, उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। सियासत का कल्चर ये है कि जो सियासतदान है, जो सियासी फैमिलीज़ आ रही हैं, उनका जो रवैये हैं और उनके जो है ना, एक कह लें कि वो अजारादारी जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सालों से जो गवर्नमेंट्स हैं वो अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ जब इमरान खान आए हैं, और ये फिर उन्होंने फिर ये किया कि तहरीक एतमाद के खिलाफ लेके आए, और उसके लाने के बाद वो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो जितने भी हमारे तज़किया नगार हैं और जो लोग हैं, जो लोगों की राय में या लोगों का रिएक्शन वो यही है
कि ये गवर्नमेंट इसलिए आई है कि वो अपने जो मुकदमात हैं वो ख़त्म कर सकें। असल सूरत हाल ये है कि इनको मसाइल, लोगों के जो मसाइल हैं उनकी तरफ कोई परवाह नहीं है। अब ये है कि जहाँ पे राना साहब ने जैसे कहा कि जो 70% हमारा जो एरिया है वहाँ वो झील बना हुआ है, सैलाब आया हुआ है। अब जो कल की अक़वामी मुत्तहिदा की रिपोर्ट है उसमें ये है कि जो हमारे किसान हैं वो 60 लाख किसान जो मुतासर हुए हैं। ठीक है जी, उनकी ज़मीनें ख़राब हुई हैं, उनकी जो फसलें हैं वो ख़राब हो गई हैं। लेकिन अब जो सैलाबी इलाका है उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अब सैलाब तो वहाँ कुछ इलाकों में ख़त्म हो गया, कुछ में है, कुछ में पानी खड़ा है वहाँ पे, लेकिन वहाँ जो वबा फैल रही हैं, जल्दी अमराज होती हैं उसके बाद, ठीक है जी, वो बेशुमार फैल रही हैं, हैज़ा फैल रहा है और जो बच्चे हैं वो बीमार हुए हैं, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और दूसरा ये है कि जो ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम इनकी इमदाद कर रहे हैं, वो भी आप देख लें कि जो हमारे मीडिया में आ रहा है वो यही आ रहा है कि वो इमदाद उनको वो कहते हैं पहुंची नहीं है, ना मिली है। हाँ, कुछ ऐसी जो गैर सरकारी तंजीमें हैं वो उस पर काम कर रही हैं, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जो अल खिदमत फाउंडेशन है वो काम कर रही है, वो काफ़ी जगह गई है, फिर अल मुस्तफ़ा जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें एक और चीज़ है, एक रेड क्रॉस तंजीम है जो कि इंटरनेशनल दायरा है, वो अब उसका वो इंटरनेशनल दायरा है, वो 186 कंट्रीज़ में काम करता है। और उसमें जो एक उनकी कमेटी है ICRC, वो जब फ्लड या कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है तो उसके लिए वो इक़दाम करता है। लेकिन अब पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान में रेड क्रॉस कहीं नज़र ही नहीं आ रही, जिसको हम हलाल अमर कहते हैं। हालांकि हलाल अमर जो उसको फंडिंग बाहर से होती है, जिनेवा से होती है, और वो रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट है उसकी तवज्जो इस पे नहीं है कि आवाम की क्या सूरत हाल है। अब महंगाई की हाल देख लें, कितना इन्फ्लेशन है। अच्छा, इन्फ्लेशन की वजह क्या है? अब उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, एक तो हम कहते हैं जी मजिस्ट्रेटी निज़ाम नहीं है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन है और कीमतों पे जो ना वो कंट्रोल नहीं हो रहा। ये वाकई बात ठीक है, हमारे यहाँ पे मजिस्ट्रेटी निज़ाम नहीं है जिसकी वजह से कीमतों पे कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन मैं एक आपको जो रिसर्च टाइप जो मैंने तहकीक की है, उस ये महंगाई इन्फ्लेशन क्यों है, ये इन्फ्लेशन इतना नहीं है, ये पैदा किया गया है। वैसे मेरे गाँव के पास एक मेरे दोस्त हैं, उनकी ज़मीन है, मैंने उनसे पूछा कि जी आप ये बताएं कि ये आप जो खीरे और ये मटर जो हैं ये किस तरह मंडियों में देते हैं। उसने कहा जी ये जो बोरी है एक खीरों की 50 kg की, ये 600 रुपये की हम देते हैं। सही। और वो तकरीबन के 5 रुपये किलो खीरा पड़ता है। सही। मैंने उसे कहा कि यार ये लाहौर में तो हम 60 रुपये किलो खरीदते हैं। सही। अब ऐसी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं या जो भी चीज़ें आती हैं वो उधर से खुश मेवा जो आते हैं, उसमें कुछ 10 लोग ऐसे हैं जो कि मिडल मैन के तौर पे किरदार अदा करते हैं और वो महंगाई का सबब है। तीसरी ये बात है कि जो हमारी जो मंडियाँ हैं जहाँ पे सब्जियाँ और ये फ्रूट्स आते हैं, वहाँ पे जो है ना असल में उसका जो कंट्रोल है वो तो ज़िली इंतज़ामिया करती है। हाँ जी। लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि वहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया का कोई रोल नहीं है। वहाँ पे जो आड़ती हैं वो डेली वेजेस पे उसकी कीमत का मुतय्यन करते हैं कि आज जो सब्ज़ी, ये वाली सब्ज़ी है, ये हमने किस रेट पे देनी है। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने इन्वेस्टिगेट की हैं, आपको बता रहा हूँ। असल में ये जो चीज़ें ना, इसको कंट्रोल करने के लिए मजिस्ट्रेट निज़ाम ज़रूरी है। लेकिन अब ये है कि जो मजिस्ट्रेट भी आते हैं वो भी असल में घर ही बैठे रहते हैं। अगर मजिस्ट्रेटी निज़ाम आ भी जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मजिस्ट्रेट जो है ना वो कीमतों को नीचे ला सकें। वो फिर नहीं आएंगे। राना साहब, इसको कैसे काबू पा सकते हैं इस मामले को? ये तो बड़े सख्त फैसले करने होंगे। ये सही कहा है इन्होंने, जब तक हम ग्रास रूट से चेंज नहीं लाएंगे, अवाम के नुमाइंदा लोग आगे नहीं लाएंगे, जो इस मिडल मैन के जो सिस्टम है इनको नहीं तोड़ेंगे, फार्मर्स को आगे लाना पड़ेगा, फार्मर्स को मंडियों तक रसाई देनी पड़ेगी, उनको अपना माल जाके मंडियों में। तो इंतज़ामिया क्यों खामोश है? ये तेल जो अभी कीमत कम हुई है, डॉलर सस्ता हुआ है, लेकिन जो किराए ट्रांसपोर्टर ने बढ़ाए हुए हैं वो इनकारी हैं कि हम ट्रांसपोर्टर की किराया नहीं कम नहीं करेंगे। डॉलर्स की तेल की जो कीमत है डॉलर के वाले से बहुत ज़्यादा कम हुई इंटरनेशनल मार्केट में। उस हिसाब से पाकिस्तान में तेल सस्ता नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद कुछ कमी ज़रूर आई है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि पाकिस्तान में जब ये तेल की कीमत 254 रुपये थी, 55 रुपये थी, उस वक्त ये किराए बढ़ाए गए थे। अब ये 25-30 रुपये इसमें कमी आ गई है, इसको उस हिसाब से कम होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये चीज़ की है कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो काम नहीं होती ना। ये पूरा एक माफिया है, ये काम होने नहीं देता। वो कहते हैं कि हमारा जी सिर्फ ये तो डीजल या पेट्रोल सस्ता हुआ है, बाकी चीज़ें सस्ती हुई नहीं है। हमारे स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए हैं, फलां चीज़ महंगी हो गई है, मजदूरी महंगी हो गई है, वेजेस बहुत ज़्यादा हैं। वो 100 बहाने करते हैं,
ये हुकूमत को सख्त फैसले करने होंगे, सख्त लोग बिठाना होंगे इस सिस्टम के ऊपर। और आपको मजे की बात ये बताऊं, जो ये किराए कंट्रोल करने वाली कमेटीज बनाई गई हैं सूबाई लेवल पे, जो लारी अड्डों में, बस अड्डों में या जनरल बस स्टैंड में लोग होते हैं, वो तो लोगों की बात सुनते ही नहीं है। वो तो एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहते हैं, उनको वहीं पे वो जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं खाना भिजवा रहे हैं, बोतलें, बल्कि आवाम को धमकियां लगाते हैं जो लोगों को। एग्जैक्टली, वो आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ बैठे होते हैं, लेकिन वो फैसिलिटेट नहीं करते। सही। आर्य साहब, किसान मुल्क की खुराक पैदा करते हैं, आज किसान सरापा एहतजाज है, इनको सस्ती खाद नहीं मिल रही, अगर कोई खाद मिल रही है तो वो भी महंगे दामों। इस तबाही के, इस बदहाली के ज़िम्मेदार कौन है? असल में अब्बास साहब, ये जो ना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने की है, और इसका तल्लुक देखिए हमारी जो एग्रीकल्चर है वो 70% है, और देहातों में जो हमारे देहात हैं वो भी मेरे ख्याल में इतने परसेंट ही हैं, 60-65%। और अभी भी लोग जो ना वो 65 और 70% लोग फार्मर्स हैं। सही। अच्छा, अब ये है कि फार्मर्स जो है ना वो जिनकी बहुत सारा ज़मीनें हैं एकड़ के हिसाब से या मरबों के हिसाब से, अब जब उनसे बात की जाए तो वो भी कहते हैं हमें कोई चीज़ नहीं बचती, हम तो बड़ी मुश्किल से ये जो खादों के पैसे ये पूरे करते हैं ये। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो जदीद एग्रीकल्चर है ना उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा। सही। अच्छा, अब यहाँ पे ये होता है कि जो चंद एक फसलें हैं वो उगाई जाती हैं, बस उसमें चावल है, गंदम है, ये चीज़ें, या बाजरा है, या कुछ इस तरह। अब उसकी जो ज़मीनें हमारी हैं उसका एनालाइज नहीं किया जाता कि जो ज़मीनें हैं उस पर कौन सी चीज़ ऐसी उगाई जाए जिससे उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो। जैसे अब ये गवर्नमेंट ने ये काम किया है कि जो जैतून का तेल है उसके पौधे वहाँ पे चकवाल में लगवाए हैं, ठीक है जी। लेकिन ये है कि उससे ये जो ज़मीन है असल में फार्मर तब खुशहाल हो सकता है जब उसका ज़मीनों का एनालिसिस किया जाए एग्रीकल्चर के हवाले से, और जो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है वो उगाई जाए उसके मुताबिक, फिर उसके बाद किसान जो ना बहाल होगा। सही। ये सूरत हाल है। और किसानों के जो आप कह रहे हैं खादों की कीमतें, अब ये है कि वो खादों की और जो केमिकल्स डालते हैं उसमें फसलों पे जो स्प्रे वगैरह भी करते हैं उसकी इतनी हाई प्राइसेस हैं कि वो मेरा ख्याल में इसी मामले में तो आजकल फार्मर्स जो है धरना एहतजाज, आज छठा दिन था उनका, वो उनकी डिमांड यही है कि हमें सस्ती बिजली फराहम की जाए, सस्ता डीजल फराहम किया जाए, हमें जो मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है खाद की, यानी 10,000 वाली खाद 15,000 में मिल रही है DAP की एक बोरी, उसको खत्म किया जाए, ये मोनोपोली जिन लोगों को तोड़ी जाए। राना साहब, उनके मरकज और सूबों दोनों से मुतालबात, उनकी क्या मुतालबात है? मुतालबात है मरकज से उनके बिल्कुल सीधे मुतालबात हैं कि जो ट्यूबवेल्स, रही ट्यूबवेल हैं, उनका बिल कम किया जाए, सस्ती बिजली फराहम की जाए। और दूसरा ये है कि मरकज से उनका ये मुतालबा है कि वो जो खादों की मार्केटिंग है वो ठीक तरीके से की जाए, ब्लैक मार्केटर्स को रोका जाए, उनको लगाम डाली जाए, और ये जो खाद है ठीक रेट्स पर आवाम तक पहुंचे, फार्मर्स तक पहुंचे। दूसरी बात ये है कि उनको सस्ता डीजल चाहिए। देखें, एक साहूकार की गाड़ी में डलने वाला डीजल और एक फार्मर के ट्रैक्टर में डलने वाला डीजल, दोनों की कीमतें बराबर है। ये तो नाइंसाफी है, ये तो गलत है। यही वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें सब्सिडी दी जाए, हमें सस्ता डीजल दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत है इसको समझ इस बात की नहीं आ रही। और सूबे से उनका जो सीधा मुतालबा है वो कहते हैं कि गंदम की जो इमदादी कीमत है वो सिंध ने 4,000 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी है, जबकि पंजाब में वो 2,200 से 800 रुपए बढ़ाकर 3,000 रुपए का अनाउंसमेंट किया गया है कि हम इसको कर देंगे इमदादी कीमत को नेक्स्ट ईयर के लिए, जबकि हमारे साथ ही सूबा सिंध है, उन्होंने इसकी कीमत 4,000 रुपए कर दी है। इसलिए तो फार्मर कह रहे हैं कि जब यहाँ पे 3,000 है वहां पे 4,000 है तो हमारा फार्मर यहाँ क्यों बेचेगा, वो तो सिंध में बेचेगा, सिंध के लोग खरीद के ले जाएंगे, वो प्रॉफिट भी कमाएंगे। तो पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो कम से कम उस सूबे के बराबर तो करे, लेकिन इनको इस बात की समझ नहीं आ रही। दूसरा भी ये वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत हमें जो बीज हैं, अच्छे सीड्स हैं, वो वफर मिकदार में फराहम करे। वो फार्म से इंपोर्ट करते हैं, वो चंद लोगों को बीज मिलते हैं, बाकी फार्मर को बीज नहीं मिलते, वो क्या करें? वो सरापा एहतजाज ही होंगे ना। इस सिचुएशन में कि फार्मर रोड पर नहीं आएगा, एहतजाज नहीं करेगा तो क्या करेगा? आरिफ साहब, किसानों के लिए हुकूमत ने अभी तक क्या किया है और वो इस वक्त किस हाल में है? नहीं, मेरा तो ख्याल है जी कि गवर्नमेंट जितनी भी आज से अगर आप 30 साल पहले देख लें तो ये किसानों की हालत ख़राब ही रही है। ये किसानों का जो है ना, उनकी जो तर्ज ज़िंदगी है उसमें ना तब्दीली आई है, ना बल्कि वो डाउन हो गए हैं। तो हालांकि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है। बना था तो सिर्फ एक सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ज़राअत, जिसके पास गाड़ी थी लाहौर में सेक्रेटेरिएट में। बाकी सेक्रेटरीज आम गाड़ियों अपनी बाइक्स पे आते थे या उन्होंने कोई प्राइवेट टैक्सी रखी होती थी, अपनी गाड़ी महकमे के पास थी नहीं। वो सिर्फ अमीर तरीन जो महकमा था वो महकमा ज़राअत ही था। ये बिल्कुल ऐसे खजाने को सपोर्ट करने वाला महकमा यही था।
खजाने को देखो ना जी, मेरा ख्याल है कि जितना रेवेन्यू ये जनरेट करता था शायद कोई और नहीं करता था। लेकिन अब ये कि अब सूरत हाल ये है कि अब फार्मर्स जो है ना, वो अब जिन लोगों की ज़मीनें अब थोड़ी हैं, जिनकी 10 एकड़ ज़मीन है या 5 एकड़ है या 15 एकड़, वो किसान ने अब ज़मीन बेचनी शुरू कर दी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उससे उसको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, और बल्कि इवन के वो एक्स्ट्रा पैसे उस पर उसका जो है एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो जिसकी एक बरबा ज़मीन है 24 एकड़ जो है, उनका भी यही सूरत हाल है। इसलिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले ज़रूरी है कि किसानों की खुशहाली के लिए इक़दाम करने चाहिए, और उनको ऐसे एक तो जैसे राना साहब ने कहा कि बीज और खाद जो है ये बेसिक चीज़ें हैं, डीजल, सोलर पैनल देना चाहिए। हाँ, सोलर पैनल देने चाहिए, ताकि उनके जब तक वो पानी जो है फसलों को वो उसके लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली उसकी खुशहाली नहीं आएगी। जनूबी पंजाब का कुछ इलाका मैं बताऊँ आपको, वहाँ पे ट्यूबवेल, ज़रूरी ट्यूबवेल वो पानी सेल आउट करते हैं छोटे फार्मर्स को जिनके पास ट्यूबवेल नहीं है, उनको पर घंटा के हिसाब से। आप हैरान होंगे कि वहाँ पे ट्यूबवेल का 1 घंटे की जो मालियत है वो 1200 रुपये। उन छोटा फार्मर वो कैसे अफोर्ड करेगा 1200 रुपये का 1 घंटा, जबकि 1 एकड़ में 6, 7, 8 घंटे तक वो लग जाते हैं। ये उसकी कास्ट ही बढ़ती है ना, उसकी जो भी फसल, उसको तो कुछ नहीं बचता होगा, मकरूज ही होता होगा बेचारा। वो सिर्फ उसको तो मजदूरी बचती है जो वो कर लेता है अपने घर में बैठ के, अपने फार्म में बैठ के, और कुछ नहीं। राणा साहब, पंजाब में और केपी में पीटीआई की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की है, मरकज़ में तकरीबन तमाम सियासी जमातों की हुकूमत है। ये सब जमातें मिलकर हुकूमत में हैं, और ये अवाम के मसाइल क्यों नहीं हल कर पा रही? राज साहब, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया कि मेरा ख्याल तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है। सदर भी पीटीआई का नहीं, सदर देखिए इस वक्त तमाम की तमाम जमातें पाकिस्तान में जितनी भी एक्टिव पॉलिटिक्स जमातों जो सियासी जमातें हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं हुकूमत में हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में है, पंजाब में पीटीआई है, केपी के में पीटीआई है, गिलगित बिल्तिस्तान में भी है, मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। मसला ये है कि ये सारी जमातें हैं, उनका एक ही विजन है कि पूरे के पाकिस्तान का बागडोर उनको दे दी जाए। मुस्लिम लीग नून की ये कहती है कि सारे सूबों में उसकी हुकूमत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी भी यही सोचती है कि तमाम पंजाब में तमाम सूबों में उसकी हुकूमत होनी चाहिए, मरकज़ उसके पास होना चाहिए। पीटीआई भी यही कहती है। ये अपने अपने जगह पर बैठकर जहाँ जहाँ उनकी हुकूमतें परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, वो सिर्फ उनका एक ही है कि जब तक हमें सारी हुकूमतें नहीं मिलेंगी शायद वो इस तरह परफॉर्म नहीं कर सकें। ये तो बदनीयती की एक बेहतरीन मिसाल मैं इसको कह सकता हूँ, और कुछ नहीं है। देखें, जहाँ जहाँ जिसको काम करने का मौका मिला है करना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन ये तो बदनीयत लोग इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तान में जो अपने मफादात से आगे सोचते ही हैं। जिसको सूबे की हुकूमत मिल गई है वो कहता है मुझे मरकज़ की चाहिए, जिसको मरकज़ की चाहिए वो कहता है मुझे सेनेट का चेयरमैन मेरा होना चाहिए, जिसका सेनेट का चेयरमैन अपना हो गया वो कहता है सदर भी मेरा होना चाहिए। व्हाट नॉनसेंस यार, ये सियासत नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। आरिफ साहब, आप क्या कहते हैं इस पर? मेरा ये ख्याल है जी, मैं राना साहब की तो बातें सारी वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो है ना इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट नजर आता है थोड़ी सी। वो ये जी, गवर्नमेंट जो है ना किसी की भी हो, किसी पार्टी की भी हो, असल में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है ना उसको इम्प्लीमेंट करना था ब्यूरोक्रेसी ने। ठीक है जी, अगर कोई मिनिस्टर ऑर्डर्स करता है तो ब्यूरोक्रेसी ने उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर कोई रिफॉर्म्स आती हैं मुल्क में तो वो ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती तो मेरे ख्याल वो गवर्नमेंट को फ्लॉप कर देती है। ठीक है जी, और ये जो पिछली गवर्नमेंट गई है इसका यही हुआ है कि अगर पीटीए की गवर्नमेंट आई है तो पीटीए की गवर्नमेंट को सपोर्ट किसने नहीं किया? ब्यूरोक्रेसी ने नहीं किया असल में। तो ये है कि सियासतदान का तो एक अपना रोल होता है कि वो इलेक्ट हो के वोटों से वो आता है, लेकिन वो जो पॉलिसीज़ बनाता है या जब मीटिंग्स होती हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ उस डिपार्टमेंट की, तो अगर वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो रुकावट पैदा कर दे तो मेरे ख्याल में सियासतदान नाकाम हो जाते हैं। ठीक है जी, उनकी पॉलिसीज़ जो ना वो फ्लॉप हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग कुछ इस तरह करनी चाहिए कि वो सोचें, वो पैट्रियाटिक टाइप हों, वो सोचें कि हमें मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना है और मुल्क को आगे लेके जाना है। ये एक इम्पॉर्टेंट। अच्छा, दूसरा जो पिलर है ना वो है आपकी अदलिया जो है। ठीक है जी, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो वो कानून साजी करती है, जब वो कानून साजी करती है फिर अगर कोई पॉलिसी भी लेके आती है तो वो भी फिर इम्प्लीमेंट करनी होती है ब्यूरोक्रेसी ने। अब यहाँ पे ये है सेटबैक है कि पाकिस्तान में जो है ना वो हमारे लॉन्ग टर्म जो ना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो नहीं है। ठीक है जी, अच्छा जिस तरह पहले होते थे। लेकिन आप यूरोप में देख लें या जो डेवलप्ड कंट्री हैं दुनिया के वो देख लें, वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो लॉन्ग टर्म बनते हैं। अच्छा, फिर ये है कि जब एक गवर्नमेंट चले जाती है दूसरी गवर्नमेंट आती है वो उसको कंटिन्यू रखती है, ये नहीं कि वो उसको ख़त्म कर देती है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में ये सूरत है कि अगर कोई लॉन्ग
टर्म प्रोजेक्ट बना है, अच्छा मनसूबा हो, तो वो अच्छा मनसूबा बना है, जो नई गवर्नमेंट आती है वो सियासत के चक्कर में उसको ख़त्म कर देती है। अच्छा, उससे क्या होता है कि वो एक बजट भी ख़राब होता है और वो जो बजट एलोकेट किया होता है वो भी स्पाइल हो जाता है, ठीक है जी, और वो मुल्क का नुकसान भी होता है। उसका जो रेवेन्यू जनरेट करके आवाम को सहूलत देने के लिए वो मनसूबा बनाया होता है, वो मनसूबा भी ख़त्म हो जाता है और गवर्नमेंट के जो पैसे होते हैं वो भी ज़ाया हो जाते हैं। सही। राना साहब, इसहाक डार के बारे में कहा जाता है कि वो मईशत को संभाल सकते हैं, वो पहला दौर तो उनका कोई बेहतर था, अब क्या वो मईशत को संभाल लेंगे? मैं ज़ाती तौर पे इसमें ये कहूँगा कि जब वो पहले वज़ीर ख़जाना थे उस वक्त अफ़गानिस्तान में जंग लगी हुई थी, इधर अमेरिका था, वहाँ ड्रोन उड़ रहे थे और डॉलर आ रहे थे। अब सिचुएशन मुख्तलिफ हो गई है, अब ड्रोन ख़त्म हो गए हैं, डॉलर की परवाज़ ऊँची हो गई है। अफ़गानिस्तान में हमारे उस तरह कंसर्न नहीं रहे, वो जो हमारे हमसाये में अमेरिका बैठा हुआ था उसको हमारी ज़रूरत थी। सही। अब ऐसा बल्कि हमारे डॉलर उधर इस्तेमाल हो रहे हैं। एग्जैक्टली, अब वो सिचुएशन नहीं रही, अब हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब डार साहब क्या कोई और भी इनसे बड़ा जो बाज़ीगर है, मुआशी बाज़ीगर माहिर है, वो आ जाए, वो भी इस तरह नहीं कर सकेगा। ये जब तक हुकूमत को पॉलिसीज़ अपनी ठीक करनी पड़ेंगी, हुकूमत को ये चाहिए कि आवाम को भी अवेयर करे कि हमें उनको ठीक खुल के बताएं ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारे मुल्क के साथ, हमारे साथ इतना कर्जा है, ये प्रॉब्लम है, हम यहाँ नहीं। लेकिन ये तो हर दौर में आवाम की आंखों में धूल झोंकते रहे। सही। आरिफ साहब, आप क्या कहते हैं इस पर? अच्छा, इस पे ये है जी कि आप पहली जो परफॉर्मेंस है वो आप मिनिस्टर जो एक्स मिनिस्टर हैं उनकी आप देख लें तो वो आपके सामने एक उनकी पहली परफॉर्मेंस भी नहीं है। अच्छा, ये इस्माइल साहब जो है, ठीक है जी, उनकी देख लें क्या सूरत हाल है। अब ये कि ये जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है ना मीशत जो है ना इकॉनमी हमारी बेहतर हो सकेगी, क्योंकि उसकी बड़ी वजूहत हैं, वो अंदरूनी वजूहत भी हैं और बैरूनी वजूहत भी हैं। उसमें यह है कि जनाब ये जो है ना, एक तो ये है कि लोगों का रिएक्शन देख लें जब डार साहब आए हैं, हाँ जी, तो लोगों ने क्या क्या ज़ाहिर किया है। अच्छा, फिर उनकी जो पिछली गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर रहे हैं, मिनिस्टर फ्रांस रहे हैं, वो सब लोगों को पता है आपको कि क्या सूरत हाल थी। हाँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बेहतरी की तरफ कोई मसला आएगा। लेकिन जब ये एक महीने के बाद देखिए ये भी मुश्किल में पड़ जाए। राना साहब, मरियम नवाज़ केसेस से बरी हो चुकी हैं, उनको पासपोर्ट मिल गया है, इमरान खान भी अपनी अग्रेसिव सियासत जारी रखे हुए हैं, मुल्क की सियासत पर क्या असरात पड़ सकते हैं मज़ीद? देखिए, ये जो आपने कहा कि मरियम को पासपोर्ट मिल गया है और इमरान खान की क्या सिचुएशन है, ये तो जो इस गेम के असल खिलाड़ी हैं, जो इन बोरों को आगे पीछे करते हैं, उन्होंने एक नई बिसात बिछाई है। अब मरियम को पासपोर्ट दे दिया गया है, वो लंदन गई हैं, वो नवाज शरीफ के साथ वापस आएंगी। मुस्लिम लीग नून के एक इनएक्टिव घोड़े में जान डालने की एक और कोशिश की जाएगी। इनका ख्याल है मुस्लिम लीग नून का कि जब नवाज शरीफ यहाँ पे आ जाएंगे तो उनका जो वोटर ऐसा स्लीपिंग चला गया है या वो दूसरी जमातों की तरफ चला गया है वो लौट आएगा। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब ना तो नवाज शरीफ में उस किस्म का करंट रहा है और ना ही मुस्लिम लीग नून के जो वो नजरियाती वोटर थे वो उस किस्म के लोग रहे। मरियम नवाज तो अच्छे क्राउड कर लेती है, जल्द से अच्छे होते हैं। मरियम नवाज को एक ही एज हासिल है जो सारे लोग समझते हैं, वो यही है कि वो खातून हैं, उनको खातून होने का एक एज हासिल ज़रूर है, लेकिन वो इस एज का फ़ायदा भी उठा रही हैं। अदालतों में भी उनको फ़ायदा हुआ है, जलसों में भी उनको फ़ायदा होता है, पॉलिटिक्स में भी उनको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मरियम नवाज़ को इमरान खान के मद्दे मुकाबले लाके खड़ा किया जाए और ये कहा जाए कि वो मुस्लिम लीग नून की भाग दौड़ संभालेंगी और PTI को टफ टाइम देंगी, ये सोचना, ये कहना बिल्कुल मेरा ख्याल है कि बेवकूफ़ी वाली बात है। इमरान खान चढ़ता सूरज है, चढ़ता सूरज, उसको रोका नहीं जा सकता। आरिफ साहब, आप क्या कहते हैं इस पे? मैं राना साहब की ये बातों की जो ना तईद करता हूँ, लेकिन इसमें जो ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि जब गवर्नमेंट गई है ना जिसकी इमरान खान की जो है, तो तहरीक अदम एतमाद आई है, तो ये ना इनका ये अंदाज़ा था कि जैसे पहले लीडर जो ना तहरीक अदम एतमाद आती है या गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है तो रिएक्शन कोई नहीं होगा। सही। लेकिन वो इनके अंदाजे सारे गलत निकले। वो रिएक्शन ज़्यादा हुआ, रिएक्शन बड़ा हुआ। रिएक्शन ज़्यादा होने से ये हुआ कि जो इमरान खान ने जलसे किए, लोगों में एक राय अमा को वो उसने हमवार किया, और जब गवर्नमेंट थी इमरान खान की तब तो लोग कहते थे कि इन्फ्लेशन बहुत है, यानी राय अमा उसके ख़िलाफ़ थी। लेकिन जब गवर्नमेंट चले गई है तहरीक एतमाद के बाद, तो फिर जब जलसे किए हैं तो फिर उसकी जो पॉपुलैरिटी उसमें इजाफा हो गया। अब ये मसला है जो वो ना नई हुकूमत जो शहबाज शरीफ आए हैं वो उस तरह आवाम को नहीं दे सके, महंगाई के खिलाफ इजी टाइम नहीं दे सके, वो ख़त्म नहीं कर सके। ये इमरान खान का बयानिया भी तो हो सकता है ना, पाकिस्तान की आवाम अमेरिका के खिलाफ। बयानिया महंगाई था,
जिस पर वो कंट्रोल नहीं कर सके। नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब ये जो है ना, ये सिलसिला जो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या डार साहब आ गए हैं वहाँ से, अब असल में इनके पास जो इमरान खान का एंटीडोट है ना, ये समझते हैं कि नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ नहीं है। सही। अब इसलिए इनकी कोशिश है कि इसकी पॉपुलैरिटी कम करने के लिए जो नवाज शरीफ हैं वो इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी है या जिस लेवल पे वो चलेंगे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो एंटीडोट साबित हो सके। राना साहब, इमरान खान फाइनल कॉल देने जा रहे हैं और हुकूमत भी तैयारी करके बैठी है, क्या इमरान खान साहब इस्लामाबाद जा पाएंगे? इस सिचुएशन में देखें, जब उनकी KPK में भी हुकूमत है और पंजाब में भी हुकूमत है, ये तो कहा जा सकता है कि शायद वो इस्लामाबाद ना पहुंच सके, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान रावलपिंडी तक नहीं पहुंच सकेंगे। उनको रावलपिंडी तक कोई नहीं रोक सकता। लाहौर से काफ़िले चलेंगे, वो फैज़ाबाद तक तो ज़रूर जाएंगे। KPK से काफ़िले चलेंगे तो वो फैज़ाबाद तक तो ज़रूर जाएंगे। हाँ, फैज़ाबाद से आगे जो आम सियाने कहते हैं कि वहाँ 35 किलोमीटर में शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वहाँ एंटर ना होने दें। वो तो इससे खाना जंगी की सूरत हाल नहीं पैदा होगी? पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत उस तरह नहीं हो सकती, लेकिन ये लोगों को मोबलाइज करने की कोशिश होगी इमरान खान की, और वो ये कार्ड ज़रूर खेलेंगे। सही। आरिफ साहब, ये इमरान खान साहब को कोई इशारे हैं या वो खुद से तैयारी कर रहे हैं? नहीं, वो मेरे ख्याल में देखें ना जी, असल में जो किसी भी लीडर को सपोर्ट होती है वो होती है पब्लिक की। सही। इशारे भी आप मेरा ख्याल है इशारे नहीं आप कह सकते इसको, लेकिन जब कोई लीडर ये फील करता है कि मुझे पब्लिक की बहुत सपोर्ट है, तो वो फिर ऐसे इकदाम भी करने को कर गुजरता है कि जो हम ये समझते हैं कि शायद इसको कोई सपोर्ट है, लेकिन एक्चुअली सपोर्ट नहीं है। मेरा ख्याल है कि जब भी इलेक्शन होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, ये उससे पहले होता है इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जो है, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो मेरा ख्याल है मेंटेन ही रहेगा। सही। उसमें कमी नहीं आएगी। सही। तो ये बयानियाँ जारी रख सकेंगे इमरान खान साहब जो अपने जा रहे हैं? उनके पास तो 101 बयानियाँ हैं, उनके रोज़ नए नए बयानिए आते हैं, इनमें से हुकूमत किसी का भी तोड़ नहीं सामने ला सकती। उनके पास महंगाई का बयानिया है, उनके पास साइफर का बयानिया है, उनके पास एंटी नवाज शरीफ, एंटी मुस्लिम लीग, पता नहीं क्या कुछ चीज़ें हैं जो वो रोज़ बताते रहते हैं आवाम को। असल में अब इसी सिचुएशन ये हुई है कि पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो ही जमातें थी, वो आपस में समझ लें गठजोड़ था। इमरान खान वाहिद सियासतदान था जिसने आके ये पहली दफ़ा कहा था कि मेरे खिलाफ ये दोनों जमातें इकट्ठी हो जाएंगी, और ये वक्त ने साबित किया। आरिफ साहब, आप इलेक्शन को कब तक देख रहे हैं, आम इंतखाबात को? जो जी प्रेजेंटली जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल में ये इलेक्शन जो है ना वो नेक्स्ट ही होगा, उससे पहले 23 में होगा, उससे पहले नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो इनकी प्लानिंग है, जो पार्टियाँ शामिल हैं मौजूदा गवर्नमेंट में, वो मेरा ख्याल है कि वो जैसे ये देखे ना, वो इमरान खान ने बड़ी कोशिश की है, प्रोटेस्ट किए, एहतजाज किए, जलसे किए, वो इसलिए कि जनरल इलेक्शन जो है इसका अनाउंस करें, लेकिन वो मेरे ख्याल में देखिए अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन नवारी साहब, जितना जितना इलेक्शन लेट करते जा रहे हैं, ये मुस्लिम लीग उनका वेट कम हो रहा है। हाँ, वेट कम हो रहा है और उनके लिए नुकसानदेह होगा ये। और मेरा ख्याल है कि जो प्रेसिडेंट जिस दिन ये शुरू में आए थे, फॉरेन इलेक्शन अनाउंस कर रहे थे, आज शायद इनकी हुकूमत होती। खान साहब के जलसों में भी तो दम नहीं रहा ना उस तरह जिस तरह पहले था। ऐसा आपको आप सीनियर तजियाकार हैं, आप जरा देखिए सैलाब की सूरत हाल है, पाकिस्तान का इतना बड़ा इलाका सैलाब में घिरा हुआ है। आप इन सिचुएशन में कहते हैं कि इमरान खान बड़े बड़े जलसे करें, वो तो लोगों को रोक रहा है कि ये पिंडी का जलसा है, लोग पिंडी वाले इसमें करें, लाहौर से लोग ना आए, वहाँ स्क्रीन्स लगाएंगे। सही। क्या कहते हैं आप? नहीं जी, वो मैंने यही पहले बात की है कि जो इमरान खान है जी, उसकी पॉपुलैरिटी ना, उसका ग्राफ नीचे नहीं है। सही। ठीक है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि जो इसका ग्राफ है नेक्स्ट इलेक्शन तक भी आप देखेंगे ना, अब देखेंगे सबसे बड़ी बात ये है इमरान खान की कि जो इजारादारी थी एक सियासत में, जो 30-35 साल से गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की भी आ रही थी, मुस्लिम लीग नून की आ रही थी, वो देखें वो ख़त्म हो गई है मेरे ख्याल में। अब तीसरा बंदा एक आ गया है, ज़ाहिर यानी मुल्क में आ गया है। पहले तो ये था कि ये दो पार्टियां बारी बारी आ रही थी या कुछ अब पीपल्स पार्टी का ग्राफ वो आपके सामने है, तो वो इंतहाई ख़राब सूरत हाल है। और ये मेरे ख्याल में जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं ना, उनकी जब जनरल इलेक्शन आएगा इससे ज़्यादा पोजीशन ख़राब हो जाएगी। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसकी वजह क्या है कि ये गवर्नमेंट में शामिल हैं, और जो भी गवर्नमेंट की कारकर्दगी है वो फिर आवाम के सामने खुल के आ जाएगी। ठीक है, जब खुल के आएगी तो फिर उसका रिएक्शन भी आएगा डेफिनेटली जनरल इलेक्शन। ये तो देखेंगे मुस्लिम लीग नून के सियानों ने जब ये हुकूमत आई थी उसी वक्त कह दिया था कि ये जो बदअमालियों का टोकरा है इमरान खान का, वो सारा रख लिया है शहबाज शरीफ ने अपने सर पे, अब इनको भुगतना तो पड़ेगा। राना साहब और आरिफ साहब, आपका प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। आपने हमारे व्यूअर्स को बड़े अच्छे अंदाज में समझाया पाकिस्तान की सियासत के बारे में,
पाकिस्तान के मसाइल के बारे में। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम सुना, आपने मसाइल के बारे में गुफ्तगू सुनी। ये अगर हुकूमत ने, तकरीबन तमाम जमातों की हुकूमतें हैं, तमाम सूबों में, मरकज़ में, हुकूमतों ने अगर अवाम के मसाइल पर तवज्जो न दी तो मसाइल कहीं और जा सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। हम अगली वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।